Hi dear class 9 students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 7 आई एम लाइक ग्रास के ग्रामर सेक्शन की। पिछले वीडियोस में ऑलरेडी हम इस पोएम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट होंगे वो डिस्कस कर चुके हैं। तो डोंट वरी, अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गया हो ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 9th प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। पूरी बेटा प्लेलिस्ट अरेंज है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, हम देते आ रहे हैं एकदम ही फ्री एजुकेशन। तो जाओ बढ़िया से वीडियो को देखो एंड आओ इस सेशन पे, क्योंकि ये सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यार ग्रामर सेक्शन जो कि अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पता ही है कि पूरा जो है आपका एक सेक्शन आता है एमसीक्यू से रिलेटेड एंड उसी में ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसलेशन आता है, कुछ पार्ट्स आते हैं। सो ग्रामर को इजी करने आई हैं आपकी पलक मैम। बस वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है और जितने सवाल पूछूं उनके आंसर फटाफट से बताते जाना कमेंट सेक्शन में। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये एंड हमने जो है सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स ने बहुत सोचा है कि भाई आप लोगों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो ग्रामर यानी जो आपकी बुक्स है पैनोरामा 1, उसमें जितने क्वेश्चन हैं सब कवर किए गए हैं। शुरुआत करते हैं वर्ड स्टडी से, जहाँ पे आता है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब मैं हमेशा से कहती हूँ स्पेलिंग कोई भी लैंग्वेज हो उसका एक बेस बनाता है, चाहे तुम इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कोई अदर लैंग्वेज पढ़ो। नाउ ओवर हेयर आप ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंसान एक दिन में 50 या 100 स्पेलिंग याद करे, इंग्लिश में बिल्कुल प्रो हो जाए, है ना। कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि मैम इंग्लिश बनती नहीं है, कैसे बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाए। तो एक्सपर्ट में तुम जंप तो नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी अपने को चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चढ़ने को तैयार हो बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी, तो इससे शुरुआत करो स्पेलिंग से। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके पोएम, जो हमने कविता पढ़ी है आई एम लाइक ग्रास से लिए गए हैं एंड इनको जंबल कर दिया, यानी थोड़ी स्पेलिंग इनकी गलत लिखी है। तो आपको इनकी करेक्ट स्पेलिंग लिख के बताना है। अब आप क्या रखेंगे, एक पेंसिल अपने साथ रखेंगे एंड खुद सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती, देखो तुमको सोल्यूशन तो कहीं भी इंटरनेट से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि आगे तुम्हें इंग्लिश में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, सो नंबर 1 क्लियरली दिख रहा है मुझे, साइन पोस्ट कहना चाह रहे हैं। साइन पोस्ट बेसिकली जो आपने देखा होगा ना, रोड वगैरह पे बड़े बड़े ऐसे करके बोर्ड लगे होते हैं, है कि नहीं। साइन पोस्ट जहाँ पे लिखा रहता है कि अगर आपको जो है चांदनी चौक जाना है ना, दिल्ली वाले खुश हो जाएंगे, चांदनी चौक जाना है तो आगे से राइट लीजिए या ऐसे करके। तो ये साइन पोस्ट बेसिकली होते हैं, है कि नहीं। तो साइन पोस्ट की स्पेलिंग क्या होगी, SIGNPOST। यहाँ पे ई नहीं आएगा, ई इज एक्स्ट्रा, सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। यानी एक स्पेलिंग में तुम करेक्ट कर लोगे, 1 मार्क तुम्हारा, एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है अपने को। चलिए नंबर 2 यूनिवर्सिटी कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा सिटी की स्पेलिंग मैं मानती हूँ। बच्चों का ये सवाल रहता है मैम इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है। मैम सिटी तो आपने CITY सिखाया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में SITY आता है। दिस इज द एसेंस ऑफ इंग्लिश, इट्स नॉट व्हाट यू राइट इज व्हाट यू स्टडी। तो आपको स्पेलिंग्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा यूनिवर्सिटी में C नहीं आता है, यूनिवर्सिटी में आता है SITY, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नंबर 3 रबल। रबल वर्ड यूज किया गया था, हमारी जो पोएम है उसमें कहा गया था कि आप जो है यूनिवर्सिटीज को रबल कर दोगे। बिल्कुल, रबल का मतलब होता है कि किसी, जो आप देखते हो ना कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है किसी बिल्डिंग में, तो वो कैसे पत्थर के टुकड़े चुकनाचूर हो जाते हैं, मलबे जैसे हो जाते हैं। तो रबल बेसिकली होगा RUBBLE, ये होगा हमारा रबल। ओके, चलिए नंबर 4 इज मैंटल, दैट इज MENTAL, मैंटल भी हो सकता है, और एक ये वाला मैंटल जो कि हमारी कविता में यूज किया गया है। तो दोनों ही वर्ड्स अपनी जगह सही है, ठीक है। रूल कह सकते हो, रबल कह सकते हो। मेंटल ये वाला मेंटल होता है, लेकिन पोएम की बात करें तो MANTLE, मैंटल। ओके, चलिए नंबर 5 इज मैटर, कोई होता है ना मैटर, अ पीस ऑफ मैटर, सो MATTER। लास्ट वर्ड पे आते हैं, लास्ट वर्ड होता है स्प्राउट। तो स्प्राउट का स्पेलिंग क्या होता है, SPROUT। एक तो स्प्राउट हो गया, इसको आप स्पोर्ट में भी जंबल कर सकते हो। देखो अगर पोएम के अकॉर्डिंग नहीं आए तो इसको तुम स्पोर्ट भी कह सकते हो ना, लेकिन पोएम के अकॉर्डिंग बात करें तो स्प्राउट यानी फिर से खिलाना। ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो है मैच द कॉलम्स। अब मैच द कॉलम्स तो बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें क्या फर्क है, इसमें तुमको दिया है वर्ड मीनिंग, यानी थ्रू मैच द कॉलम्स
दे आर ट्राइंग टू टीच यू वर्ड मीनिंग एज वेल। तो जैसे आपका एक कॉलम ए है, इसमें बेटा दिए गए हैं वर्ड्स, शब्द दिए गए हैं लेसन से ही, एंड बी कॉलम में आपको दिए हैं उनके मीनिंग्स, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थ, तो यानी शब्द अर्थ है आपका। यहाँ पे आपको वर्ड का करेक्ट मीनिंग मैच करना है। अब अगेन बचपन जैसे ऐसे ऐसे नहीं करेंगे अपन, ठीक है। बचपन में बहुत मज़ा आता था कि बढ़िया जो है अपन लाइनें बना रहे हैं, लेकिन लाइनें नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, आपको चाहे ये इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, नाउ यू गाइज हैव ग्रोन अप, क्लास 9th में हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप लोगों को जो है 1 to 6 नंबरिंग दे देनी है, ठीक है। मान लो कि पहले वाला है मो, मो का मतलब होता है काट देना, है ना, चॉप डाउन करना। तो जैसे मो का करेक्ट मीनिंग है ये, कट और फेल बाय ब्लो ऑफ एन एक्स, एक्स यानी ऐसे कुल्हाड़ी से मार देना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या है, स्लम्स। स्लम्स बेसिकली ऐसे एरियाज मान सकते हैं अपन जो पुअर एरियाज हो, जहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। सो दैट इज होम अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ये हो गए स्लम्स। यहाँ पे इसकी सबसे करेक्ट डेफिनेशन यही है। यूजुअली स्लम्स के लिए हम कहते हैं पुअर एरियाज, ठीक है। लेकिन अब तुम ये मत लड़ने बैठ जाना कि यहाँ तो पुअर एरिया दिया ही नहीं है। जो करेक्ट बैठे कि होम अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ये सबसे करेक्ट लग रहा है आंसर, तो हम इसे मार्क करेंगे, ठीक है। नंबर 3 वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे आपकी कविता में ये दिया था वास्ट, याद है किसी को, वास्ट ग्रीन जंगल, यस और नो दिया था ना, वास्ट ग्रीन जंगल। तो वास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, ह्यूज, इमेंस। सो यहाँ दिया है इमेंस या फिर ह्यूज, तो नंबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 4 है मेंटल। अब एक मेंटल होता है वो वाला मेंटल, MENTAL, है ना, जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को कहते हैं कि भाई तू तो मेंटल है कि नहीं। तो यहाँ पे MANTLE मेंटल है। तो इस मेंटल का मतलब होता है एक कवरिंग, जैसे ग्रास का मैंटल हुआ तो यानी ग्रास की कवरिंग हो गई, एक लिफाफे जैसा। सो यहाँ पे होगा लूज स्लीवलेस क्लोक या फिर कवरिंग, तो कवरिंग वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है। तुम्हें ये लूज स्लीवलेस क्लोक नहीं भी पता हो बट यू नो कवरिंग, तो इसको मार्क कराना, ठीक है। चलो नंबर 5 बाउंस बैक। बाउंस बैक यानी किसी चीज से आप बहुत नीचे, या तो एक्चुअल में नीचे गिर गए थे या आपके हालातों की वजह से या नेगेटिव हो गए थे, एंड जीवन में जब आप बाउंस बैक करते हो, रिकवर करते हो किसी चीज से, तो उसे कहते हैं बाउंस बैक। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिकवर वेल आफ्टर अ सेटबैक, यानी जीवन में मान लो तुम पीछे हो गए हो या कुछ हो गए हो, तो रिकवर करके वापस आना, दैट इज बाउंस बैक, ओके। एंड लास्ट क्या है, स्प्राउट। स्प्राउट क्या होते हैं, जैसे एक नए बड में खिल आना, स्प्राउट अगेन। सो यानी पुट फोर्थ यानी बिगिन टू ग्रो, दैट इज स्प्राउट। आई होप इट इज क्लियर। वर्ड मीनिंग्स काफी इजी हैं यार, इतना ही पढ़ लोगे बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आए, स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको आता है ग्रामर का छोटा सा पार्ट जिसे हम कहते हैं सफिक्स। सफिक्स बेसिकली क्या होता है बेटा, सफिक्स ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम किसी शब्द के बाद में लगा के एक नया शब्द बनाते हैं। बाय एडिंग द सफिक्स y वी कैन मेक देम एडजेक्टिव्स। जैसे एक शब्द है एयर, एयर यानी क्या होती है, हवा होती है। इसमें अगर मैंने एक सफिक्स लगा दिया y, सफिक्स यानी एयर के बाद, तो ये क्या बन गया, एयरी। एयरी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा पे लगते हैं, नाउन पे लगे या प्रोनाउन पे लगे और उनकी खूबी बताएं, है ना, एयरी हो गया जैसे। सो आपको क्या करना है, सिंपल सी एक्टिविटी, मुझे लगता है मेरे बिना भी कर सकते हो ये, कि इन सभी वर्ड्स में सफिक्स y लगाना है ना, और अगर जरूरत हो तो उनकी स्पेलिंग को भी चेंज करना होगा। जैसे पहला वाला फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, वन इज एयर, तो एयर में अगर हमने सफिक्स लगाया y तो वो क्या हो जाएगा, एयरी। नेक्स्ट आते हैं एंगर। एंगर यानी गुस्सा। तो एंगर में अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, यहां क्या बोला, समटाइम्स अ चेंज इन स्पेलिंग इज नेसेसरी। कभी कभार तुम्हें ओरिजिनल स्पेलिंग को चेंज भी करना पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर किसी का आंसर ये है, किस किस ने ये आंसर दिया मुझे बताओ, किस किस को लग रहा है ये ANGERY है, तो गलत हो बेटा। ANGER ऐसा नहीं है कि इसके आगे बस मैंने y लगा दिया काम हो गया। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, एंग्री में हम जो है स्पेलिंग बदलेंगे, हम एंग्री में ई को हटा देंगे और RY करेंगे, एंग्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग होगी ANGRY।
तो इस लाइन को देखा, समझ आया कि जहां जरूरत है वहां स्पेलिंग अपने को चेंज करनी पड़ी। नंबर 3 ग्रास, तो ग्रास क्या हो जाएगा, ग्रासी। नंबर 4 हंगर, हंगर यानी भूख। एंगर, एक पैटर्न समझ जाओ भाई, ये पैटर्न और कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से सुनते जाना, हमेशा के लिए काम आएगा। भाई एंगर हो गया, हंगर हो गया। वाई तुम डायरेक्टली नहीं लगाओगे, तुम क्या करोगे, ई को हटाओगे, एंग्री, ई हटा दिया। अब हंगर है तो हंगर में भी ई हटाओगे, क्या हो जाएगा, हंग्री। ठीक है, HUNGRY, हंग्री। नंबर 5 आइस में लास्ट में ई हटाओगे, आईसी, कैसा हो जाएगा ये, आईसी। ठीक है, आईसी कोल्ड जिसे हम कहते हैं। नंबर 6 फॉग में क्या हो जाएगा, फॉगी। ठीक है, फॉगी जिसे हम कहते हैं। चिल हो जाएगा, चिली। क्लाउड हो जाएगा, क्लाउडी। जूस हो जाएगा, जूस में भी बेटा क्या करोगे, ई हटाओगे, जूसी, है ना, जैसे हम कहते हैं द वाटरमेलन इज वेरी जूसी। एंड डर्ट क्या हो जाएगा, डर्टी। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नाउ आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो कि पोम्स में बहुत ज़रूरी होता है। इस टॉपिक में बिल्कुल अपना ध्यान इधर उधर ना करें, वीडियो को अच्छे से देखें। ये है सिमिली एंड मेटाफर, जिसमें मुझे लगता है मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आपको इसके बाद कन्फ्यूजन नहीं आएगा। और अगर टेक्निक अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, सिमिली एंड मेटाफर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहां पे हमने सेंटेंस क्या लिया है, हमारी ही कविता का टाइटल, आई एम लाइक ग्रास। हियर अ कंपैरिजन हैज बीन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बेटा इस लाइन को देखो, आई एम लाइक ग्रास, इसको हिंदी में मुझे जरा बोल के बताओ। हिंदी में बोलो, क्या बोलोगे इसे, कि मैं घास की तरह हूं। लाइक का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तरह होना। तरह हूं यानी मैं क्या कर रही हूं, कंपेयर कर रही हूं, तुलना कर रही हूं। अग्री की नहीं, सब हाँ करेंगे। ठीक है, अग्री यानी तुलना कर रही हूं। किसकी तुलना कर रही हूं, आई की, यानी मेरी, किसके साथ, घास के साथ, ग्रास के साथ। तो जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, है ना, तुलना करने पे हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज अ सिमिली। यानी अगर आपने यहाँ लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया है तो ये पूरा अलंकार, ये पूरा फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, सिमिली। इसको अगर और अच्छे से समझना है तो आ जाओ यहाँ पे, एंड इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है, अपनी नोटबुक्स में से जरूर नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं दो वर्ड्स, एक हम लेते हैं बेटा, एक अपन ले लेते हैं सिमिली, ठीक है, और दूसरा क्या है, मेटाफर। अब सवाल ये आ रहा होगा, पलक मैम ये दो वर्ड साथ में क्यों ले रही हैं, बिकॉज ये वही दो वर्ड हैं जिनमें आता है कंफ्यूजन। ये दोनों लोगों को बहुत सेम लगते हैं। ठीक है, सिमिली और मेटाफर। अब सिमिली में क्या होता है, सिमिली में लाइक या फिर एज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई एम लाइक ग्रास, मैंने क्या कहा, आई एम लाइक ग्रास, मैं किसकी तरह हूं, घास की तरह हूं। हंस लो, है ना, पलक मैम घास की तरह हो गई। चलो, आई एम लाइक ग्रास। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में मैं कंपेयर नहीं करूंगी, मेटाफर में मैं क्लियरली कह दूंगी आई एम ग्रास। लो और हंस लो, पलक मैम घास है, घास की तरह नहीं, घास ही है। सो आई एम लाइक ग्रास इज अ कंपैरिजन, इज अ तुलना। लेकिन जब व्हेन आई सेड आई एम ग्रास, तो मैंने अपने आप को वो पोजीशन दे दी, भाई मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं खुद ग्रास हूं। सो हेयर इज द डिफरेंस। सिमिली में हम लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल करते हैं टू कंपेयर, बट मेटाफर में हम उसी को उसकी जगह दे देते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, आ जाओ। एज रुक जाओ, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, यानी वो किसकी तरह बहुत ब्रेव है, बहादुर है, शेर की तरह। अब मैंने कह दिया ही इज अ लायन, क्या फर्क आया, समझ आया। यहां मैंने कहा वो एक लायन की तरह जो है ब्रेव है, यहां मैंने किया ही इज अ लायन, वो जो है शेर ही है, मतलब शेर ही है वो पूरा, उसको मैंने शेर बना दिया। सो दिस इज द डिफरेंस। सिमिली में हम कंपेयर करते हैं, और सिमिली का मैंने तुमको बता दिया ना, इतना आसान तरीका बता दिया है भाई कि क्लियरली तुमको अगर ये वर्ड दिख जाए लाइक और एज, तो वो सिमिली है। नहीं दिखे
और सीधे किसी को नाम दे दिया तो दैट इज अ मेटाफर। एंड अगर हम बात करें तो आपने हिंदी में बेटा अलंकार करके सुने होंगे। सो सिमिली इज बेसिकली उपमा अलंकार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो आपको जो है ना चीजें याद करने में आसानी होगी। अलंकार एंड मेटाफर को जो है रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हमने किसी दूसरी चीज का रूप दे दिया है ना। ही इज लायन, मैंने उसको क्या बोल दिया कि भाई तुम तो शेर हो, यू आर अ लायन, ठीक है। एंड अलंकार को बेसिकली वी ऑल नो क्या बोलते हैं हम? फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में हो सकता है ये टर्म्स आपको नए नए लगे, सो नोट डाउन करके रखना, ठीक है। अलंकार क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली हो गया उपमा अलंकार, मेटाफर हो गया रूपक अलंकार। आई होप इट इज क्लियर। तो तुमको ना कभी भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यूजुअली कविताओं में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी सिमिली और मेटाफर में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। The simile is usually introduced by such words like and as। मैंने क्लियरली बताया है like और as आपको बहुत देखने को मिलेंगे सिमिली में। She is like a star, वो एक सितारे की तरह है। He is as brave as a lion, वो एक शेर की तरह बहादुर है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी आती है जिसमें हमें क्या करना है? We need to make 10 sentences using like and as, यानी लाइक और एज शब्दों का इस्तेमाल करते हुए 10 वाक्य बनाने हैं अपने आप से। तो यहाँ पे कुछ वाक्य मैंने बना के दिए हैं एंड कुछ हैं आपके लिए होमवर्क। सो शुरुआत करते हैं। शी इज गॉट अ हेडेक लाइक मी, यानी उसको मेरे जैसा सर दर्द होने लगा। नंबर 2, like the other students he finds it a bit difficult to get to lectures early in the morning, यानी दूसरे विद्यार्थियों की तरह जो है उसको भी बहुत मुश्किल आती है कि सुबह सुबह लेक्चर जो है अटेंड करने में, ठीक है। सब बोलेंगे हाँ मैम सुबह सुबह लेक्चर आता है, अटेंड करने में बहुत ही आलस आता है। चलो नंबर 3, दैट हाउस लुक्स लाइक अ कैसल, वो घर किसकी तरह दिख रहा है? एक कैसल यानी एक महल की तरह। नेक्स्ट नंबर 4, he worked for a long time as a teacher in Africa, nobody understands him as I do, उसे कोई नहीं समझता है किसके जैसे मैं समझता हूँ। नंबर 6, nobody understands him like I do। देखो यहाँ पे हमने पर्पसली रखा है कि तुम यहाँ पे as भी यूज कर सकते हो, like भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 6 तो हमने करके दिए हैं, बाकी 4 सेंटेंसेस जो है बहुत ही आसान है मुझे लगता है, बहुत ही स्मार्ट हो तुम लोग। तो होमवर्क 1 के तौर पे आपको बाकी के 4 सेंटेंसेस लिखने हैं विद दी वर्ड्स लाइक एंड एज, ठीक है। तो होमवर्क तो अपन कर लेंगे बिल्कुल, एंड ज़रूरत नहीं है कि आप ये पूरा होमवर्क जो है कमेंट सेक्शन में बताओ। जब होमवर्क डन हो जाए ना तो बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस मैम आई हैव डन द होमवर्क, ठीक है। चलो भाई अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। मेटाफर, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच इन हिंदी इज ऑल्सो नोन एज रूपक अलंकार, यानी किसी चीज़ को दूसरे का रूप ही दे देना। इन दिस केस हम तुलना नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंपेयरिंग, यानी हम दूसरी चीज़ का दूसरे को जो है रूप दे रहे हैं, मेटाफर। सो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मेटाफर इज एन इमेजिनेटिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय रेफरिंग टू समथिंग एल्स व्हिच हैज द क्वालिटीज दैट वी वांट टू एक्सप्रेस। इन लाइन का मतलब क्या हुआ? मेटाफर एक इमेजिनेटिव वे है, यानी हम कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं जिसमें हम किसी एक चीज को दूसरी चीज की क्वालिटीज के साथ जो है जोड़ दे रहे हैं। कि अगर मुझे लगा कि मेरा जो दोस्त है वो लड़ते टाइम एक लॉयन है, सो ही इज लाइक अ लायन वाइल्ड फाइटिंग, ठीक है। ही इज लाइक लायन वाइल्ड फाइटिंग। अब जब मैंने लाइक कहा यहाँ पे, तो लाइक बोलते ही समझ जाओगे मैम यहाँ तो आपने कंपेयर किया। तो अगर मैंने कहा ही इज लाइक अ लायन, तो ये क्या हो गया? एक सिमिली। मैंने क्यों लिखा है लाइक? पर्पसली। अब मैं यहाँ लाइक हटा दिया, ये क्या हो गया? ही इज अ लायन वाइल फाइटिंग। तो यहाँ मैंने कंपेयर नहीं किया है, यहाँ मैंने उसको शेर का, लायन का रूप दे दिया है। रूपक अलंकार या फिर मेटाफर यही होते हैं। व्हेन वी से, देखो ही फॉट लाइक अ लायन, वो शेर की तरह लड़ा, लाइक अ लायन, वी यूज अ सिमिली। लेकिन अगर मैं इस वर्ड को हटा दूं, he fought like a lion की जगह अगर मैंने लिख दिया he was a lion, या ना, या फिर he is a lion,
तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये एक मेटाफर हो जाएगा। बार बार मैं दोनों चीजों को साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं दोनों में मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन आता है। सिमिली और मेटाफर बच्चों को बहुत ज्यादा एक से लगते हैं, एंड आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से सिमिली बताओ या इसमें से मेटाफर बताओ, तो आई होप आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सिमिली या मेटाफर में। ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे अपन ने सिमिली के ऊपर क्वेश्चन किए थे, अब आते हैं हम मेटाफर पे कुछ क्वेश्चंस करने। आपको क्या करना है, आपको 10 वाक्य सेम तरीके से जो है मेटाफर पे बनाने हैं। याद रखिएगा लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, द किड्स वर जस्ट बॉल्स ऑफ आइसक्रीम मेल्टिंग इन द सन। यानी जो बच्चे थे वो क्या थे, द किड्स वर जस्ट बॉल्स ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम को कभी धूप में रख के देखा है, पिघल जाएगी ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो बच्चे हैं वो क्या थे, लाइक आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम ही थे, यानी धूप में खेलते हैं बच्चे जैसे पिघल से नहीं जाते, इतना पसीना आता है। तो यहाँ पे एक मेटाफर है। अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट। अमेरिका क्या है, एक मेल्टिंग पॉट की तरह है। नंबर 3, हर लवली वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। उसकी लवली, उसकी बहुत ही मधुर आवाज was music to his ears। music to his ears क्या हो जाएगा, हमारा मेटाफर, यानी कानों में संगीत जैसे, है ना, कानों में संगीत जैसे था। नंबर 4, the world is a stage। यहां मैंने नहीं कहा कि the world is like a stage, दुनिया एक मंच जैसा है, ऐसा नहीं। हम क्या कह रहे हैं, दुनिया एक रंगमंच ही है। ओके। नंबर 5, my kid's room is a disaster area because he refuses to clean it up। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, किड्स रूम इज अ डिजास्टर, इज लाइक अ डिजास्टर नहीं कहा। बार बार मैं उसी चीज को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, इज अ डिजास्टर। ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट पे। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर राइड होती है। आई होप कोई किसी बैठा हो कभी रोलर कोस्टर पे तो बताना, लेकिन यूजुअली हमने वीडियोस वगैरह में, मूवीज में बहुत देखी है। तो लाइफ क्या है, एक रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर में क्या होता है, ऊपर नीचे जूम जाम, तो सबकी जिंदगियां ऐसी हैं, है ना, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। चलो, देयर होम वॉज अ प्रिजन। उनका घर क्या था, एक प्रिजन। एक प्रिजन यानी जेल जिसे हम कहते हैं, है ना। नंबर 8, हर हार्ट इज अ कोल्ड आयरन। उसका दिल कैसा है, एक ठंडे आयरन जैसा। ठीक, चलिए। सो आई होप 8 सेंटेंसेस तो करके दे दिए, बाकी 2 जो है आप होमवर्क के तौर पे खुद से भी देखो। मेरा पर्पस क्या होता है, आपको सिखाना। तो इतने एग्जाम्पल देख के उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा ना। जब आप ये 2 खुद से सॉल्व करोगे ना, तो एक वो होता है ना, प्रिपेयर होने का स्टैंप लग जाएगा कि बिल्कुल अच्छे से सबको चीज़ें समझ आ चुकी है। सो वो था होमवर्क नंबर 1, ये है होमवर्क नंबर 2। कुछ टाइम लोग कंप्लीट करो एंड देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं देखती रहूँ कौन से बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। आते हैं हमारी लास्ट एक्टिविटी पे। जैसे ही ट्रांसलेशन आता है, सबको पता है ये आखिरी एक्टिविटी है। क्या करना है आपको, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। हिंदी में आपको दिए गए हैं वाक्य, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेट करते टाइम कुछ मेन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है कि चाहे तुम्हें ये सेंटेंस आए या दुनिया का कोई भी सेंटेंस दे, तुम गलत नहीं करोगे उसे। सबसे पहली चीज जो है, आपको फोकस करना होगा बेटा टेंसेस पे। टेंसेस पे यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे, कि अगर जैसे यहाँ पे हैं, टेबल पर 5 किताबें हैं, जैसे वर्ड आया है या फिर थी, ओके, या फिर था, या फिर होने वाला है ना, होने वाला है। अब पलक मैम क्या कहना चाह रही हैं इससे, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको ध्यान में रख के ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेशन में गलतियां क्या करते हो, एंड के वर्ड्स में इज, आर, प्लेइंग, प्लेड, यहाँ पे गलतियां होती हैं। ठीक है, तो इसे हमें फोकस करना है। और अच्छे से मैंने टेंसेस भी पढ़ाए हैं भाई, अलग से ग्रामर सेक्शन का वीडियो है, तो उसमें जाके देखना, टेंसेस सब क्लियर हो जाएगा। चलो, पहला क्या है, सेंटेंस पढ़ो और मेरे साथ ट्रांसलेट करो। टेबल पर 5 किताबें हैं, यानी एक टेबल है, उस पर 5 किताबें रखी हैं। तो मैं क्या बोलूंगी, देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। ऑन लिखना, इन मत लिखना। टेबल पर यानी ऊपर रखी है, किसी चीज के ऊपर हो तो ऑन यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नंबर 2, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म यानी ट्रेन की बात हो रही है ना। सो द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तुमको समझना है भाई, कौन प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, ट्रेन। तो यहाँ पे तुम व्हीकल नहीं बोलोगे, यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, ट्रेन बोलोगे। ठीक है, हमें पता है प्लेटफॉर्म पे क्या रहता है, ट्रेन होता है। सो द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द
प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म होते हैं ना अलग अलग प्लेटफॉर्म, नंबर 4, 5, तो उस पर ट्रेन आती है हिसाब से, तो वही ये बात है, द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। नंबर 3, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक यानी टीचर हो गए, सो टीचर इज टीचिंग इन दी क्लास, जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है उस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल ही बढ़िया है। नंबर 4, कुछ छात्र पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, देखो पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं में बहुत फर्क है। पढ़ रहे हैं यानी अभी करंटली पढ़ रहे हैं, और पढ़ते हैं यानी आम बात है, डेली की बात है, ये पढ़ते हैं यानी सम स्टूडेंट्स स्टडी अंडर द ट्री, स्टडीइंग नहीं लिखा है क्योंकि अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, तो जनरल सी बात है, आम सी बात है कि कुछ बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, सम स्टूडेंट्स स्टडी अंडर द ट्री। यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन का ख्याल रखना है, अंडर यूज किया है ना, अंडर द ट्री। नंबर 5, छोटा बच्चा टेबल के नीचे खेल रहा है, सो स्मॉल चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द टेबल, देखो पढ़ते हैं था खेल रहा है यानी प्रेजेंटली बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, तो कंटिन्यूअस यूज करेंगे हम, स्मॉल चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे कहा है तो अंडर यूज किया है। सो ये छोटे छोटे अगर आप वर्ड्स पे फोकस करोगे ना तो ट्रांसलेशन में कहीं भी मार्क्स लूज नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। नंबर 6, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, यानी 4 घंटे हो गए उसको पढ़ते हुए, he has been studying for 4 hours, ठीक है, पढ़ रहा है। नंबर 7, सीता सुबह 6 बजे से काम कर रही है, सीता has been working since 6 in the morning, 6 बजे से लेके अब तक अगर कर रही है तो क्या बोलते हैं हम, since वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, since 6 in the morning, 6 भी लिख सकते हो, 6 o'clock भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर 6 AM भी लिख सकते हो, नो वरीज, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नंबर 8, दीवार पर घड़ी है, सभी के घरों में होती है, देयर इज अ क्लॉक ऑन दी वॉल, ठीक, चलिए इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आई एम ग्रास्प फॉर्म नंबर 7 का ग्रामर सेक्शन। होपफुली आपके जो डाउट्स होंगे ट्रांसलेशन से रिलेटेड, स्पेलिंग या फिर सिमिली एंड मेटाफर से रिलेटेड, वो सभी के सभी क्लियर हुए होंगे, एंड अगर क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, एंड ये वीडियो अपने जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ शेयर कर डालो, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है क्लास 9th प्लेलिस्ट करके दी है जिसमें मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लास 9th इंग्लिश के एकदम सीक्वेंस में अरेंज आपके लिए जो है हमने सब सीक्वेंस में रख रखा है कि आप जब भी खोलो आपको पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम का चैनल आपको देता है फ्री एजुकेशन, इंग्लिश के क्लास 9th के 10th के सभी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि क्वालिटी एजुकेशन जो है ना सबको ही मिलती रहे। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर काइंड्स ऑफ अपडेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बेटा इसी पोएम के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।